करियर का सबसे दिलचस्प केस मैं जानना चाहूँ तो वो कौन सा होगा? किसी फिल्म एक्टर का एक इन्वेस्टिगेशन किया। सो वो बहुत ही रोमांटिक मिजाज के, उनकी वाइफ को कुछ डाउट था कि अच्छा वो ऐसे वैसे एक्टर भी नहीं, इवन राजनेता भी थे, पद मिले हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब होता ये था कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज उनके आगे पीछे कमांडोज लगे हुए हैं। आपकी एक गलती, कमांडोज की गोली आपके इधर से उधर एंटर किया और दूसरी तरफ संसद में निकले नहीं। पता ही नहीं चला कि वो निकले कब और कहाँ कैसे निकले। पता चला वो अंदर किसी और गाड़ी में निकल कर दूसरी तरफ से निकल के जा रहे हैं। तो हमारे लिए चैलेंज बहुत ही मुश्किल था। सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में वाकई कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज तो ऐसा बंदा वो नहीं था जिस जैसा दिखाया गया, जो बताया गया। मीडिया ने भी दिखाया कि सुशांत की मौत का सच। सुशांत सिंह राजपूत का हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इन द सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड। कभी उसके पैर हाथ सलामत नहीं थे, उस पे कोई अटैक हुआ था, बहुत कुछ था इसमें जो इन्वेस्टिगेशन इस पे किया जा सकता था। बहुत जल्दी उसका पोस्टमार्टम करवा देना, बहुत जल्दी उसका सब कुछ करवाना, वो अपने आप में एक क्वेश्चनेबल है, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों इतनी जल्दी थी। हमारे पास एक सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस थी, उसने अप्रोच किया था बॉयफ्रेंड के ऊपर। उसको डाउट था कि इसका किसी के साथ अफेयर है। जब हम लोगों ने चेक किया, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके मल्टीपल अफेयर्स निकले। हमने तो 65 साल 70 साल के पर्सन को रंगे हाथ पकड़ा है होटल के कमरे के अंदर। वो नागपुर से मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आती थी, यहाँ इनके साथ मिलती जुलती थी। इनके साथ मिलके एक बार हम लोगों ने पकड़ा, वो ज्वेलर हाउस में जाकर ज्वेलरी उनसे खरीदवा रही थी। और उसके बाद फिर होटल के कमरे में हम लोगों ने उनको रेड हैंडेड पकड़ा। सेक्सटॉर्शन हो, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। जब उन्होंने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया तो उधर से सामने से कोई न्यूड सी लेडी कुछ उसको इशारे कर रही है और कुछ बोल रही है, और वो रिकॉर्डिंग चल रहा था उसके स्क्रीन पे। उन लोगों ने क्या किया, इनको कॉल करके पैसे मांगने स्टार्ट किए। कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस हम जानना चाहते थे कि आरुषि कांड हो गया या फिर निठारी केस हो गया, उस तरह के जो बहुत चर्चा में रहे हैं। नोएडा में बहुत ही पॉपुलर एक केस था आरुषि वाला। जब ये इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस कर रही थी तो हमारे पास एक कॉल आता है, और कॉल करने वाला अपने आप को पहले आइडेंटिफाई नहीं करवाता, कहता है कि हमें कुछ काम करवाना है आपसे। फिर उन्होंने कहा कि वो तो अंदर है राजेश दरबार। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में वाकई सच वही था जो दिखाया गया? आरुषि केस में ऐसा क्या था जो कि सच था लेकिन वो सच सामने आने से रह गया, या फिर जो सामने आया वही पूरा सच था? ऐसी क्या चीज़ है जो कि पार्टनर को अपने साथी पर शक करने के लिए मजबूर करती है, और जब मजबूर करती है तो वो जो सच सामने आता है तो वो दुख देता है या फिर एक संतुष्टि देती है कि हम एक गलत रिश्ते से बाहर निकल आए हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको आज के हमारे पॉडकास्ट में मिलेगा, क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं डिटेक्टिव संजय सिंह। संजय जी ने लगभग पिछले 30 साल में 30,000 से ज़्यादा केस को सॉल्व किया है, और ये जो केस हैं ये तमाम तरह के हैं। कॉर्पोरेट वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपसी जो रिश्ते हैं पति पत्नी के, माँ बेटी के, भाई बहन के, ये सारे केस उन्होंने देखे हैं, करीब से सुलझाए हैं। तो वो आज हमें ये सारे किस्से कहानी हमारे साथ शेयर करेंगे। आपको आखिर तक हमारे पॉडकास्ट में बने रहना है ताकि आप समझ सकें कि जो जासूसी की दुनिया है वो इतनी आसान नहीं है। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजय जी, अगर आपके करियर का सबसे दिलचस्प केस मैं जानना चाहूँ तो वो कौन सा होगा? दिलचस्प केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने किसी फिल्म एक्टर का एक इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें हमारे पास उनकी ऑब्वियसली वाइफ आई थी उनके बारे में पता करने के लिए, बिकॉज़ वो एक्टर जो थे अभी भी हैं, सो वो बहुत ही रोमांटिक मिजाज के, उनके अपने मिजाज, अपनी उनकी कहानियाँ, अपने उनके फ़ैन फॉलोइंग्स, कई लोगों के साथ उनका मिलना जुलना। उनकी वाइफ को कुछ डाउट था तो उन्होंने हमारी सर्विसेज हायर की। हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अच्छा वो ऐसे वैसे एक्टर भी नहीं, वो इवन राजनेता भी थे, और उसके बाद वो उनको पद मिले हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब होता ये था कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज
आप जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे प्रोफाइल के लोगों का करते हैं तो उस पर हमें बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि किसी की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें बहुत डिस्क्रीटली, बिकॉज उनके आगे पीछे कमांडोज लगे हुए हैं, आपकी एक गलती कमांडोज की गोली आपके इधर से उधर, बिकॉज उनको परमिशन होता है कि आपको कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मिले तो आप यू कैन शूट दैट। तो हमें बहुत ही मुश्किल हुआ, क्योंकि जब हम उनको ट्रेल करते थे तो उसमें उनकी अपनी सिक्योरिटी लगी होती थी, हमारी टीम पीछे जा रही है, पता चला कि वो इधर से आए, प्लेन से लैंड किया, आए और मिलने जाने के लिए उन्होंने संसद एंटर किया और दूसरी तरफ संसद में निकले नहीं। पता ही नहीं चला कि वो निकले कब और कहाँ कैसे निकले। पता चला वो अंदर किसी और गाड़ी में निकल कर दूसरी तरफ से निकल के जा रहे हैं। तो हमारे लिए चैलेंज बहुत ही मुश्किल था। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी से आते थे और अंदर जाकर किसी दूसरी गाड़ी से निकल जाते थे, पता ही नहीं चला। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत टाइम तक उनका शैडो किया, चेक किया, उनके जो सोर्सेज थे अपने हम लोगों ने सोर्स डेवलप किया, उनके बहुत ही करीबी लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली कि क्या मूवमेंट होता है इनका, किस तरीके से होता है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको पकड़ा, उनकी फ़ोटोज़ हम लोगों ने गैदर की, उनकी वाइफ को दिखाया। तो उनकी वाइफ को तो ऐसा लगा जैसे कि ये चीज़ें तो मुझे बहुत टाइम से पता था, लेकिन मैं सबूत चाहिए था। एंड शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि आपने जो हमें चाहिए था वो आपने निकाल कर दिया। क्योंकि किसी को आप कहो और किसी का चल रहा है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में सबसे बड़ी बात होती है कन्फ्रंट करने के बाद सामने वाले का एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट नहीं करता है कभी भी अपनी गलतियों को। एंड ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप एविडेंस ला के दो, एविडेंस दिखाओ, क्या है तुम्हारे पास। तो वो चीज़ें उनके हाथ में जब आई तो शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत। उसके बाद फिर हमारे पास ऑन एंड ऑफ उनका रहता था कभी फ़ोन। अच्छा लगा उनको कि हाँ ठीक है, इस तरह से हमें सारी सर्विसेज मिली। अच्छा, तो साथ ही रह रहे हैं अभी भी? अभी साथ में रह रहे हैं। अब तो उनके बच्चे हैं, बच्चों की शादी हो गई है एंड उनका अपना करियर है। अभी भी स्टिल एक्टिंग भी है और प्लस उनका नेता भी चल रही है, अभी नेतागिरी उनकी। सही है। मैं शायद थोड़ा समझ पा रही हूँ, बट ये है कि मुझे लगता है आपकी पेशेगत मजबूरी, आप नाम नहीं बता सकते। फिल्म इंडस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा है कि रिश्ते तो वहाँ पे भी ऐसे रहते हैं। वहाँ तो और ज़्यादा फेक लोग कहते हैं। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह कमेंट नहीं करना चाहिए, जैसा लोग कहते हैं। हम लोगों ने देखा है। हमारे पास एक सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस थी, उसने अप्रोच किया था कोई इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए अपने ऐसे ही बॉयफ्रेंड के ऊपर। हस्बैंड नहीं था, बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो हम लोगों ने उसके ऊपर वर्कआउट किया, ट्रेल किया, सारी चीज़ें की। तो उसको डाउट था कि इसका किसी के साथ अफेयर है। जब हम लोगों ने चेक किया, आप विश्वास नहीं करोगे, उसके मल्टीपल अफेयर्स निकले। एक के साथ नहीं, हमने 5 तो हम लोगों ने उसको उसकी फ़ोटो के साथ उसको दिया। कभी किसी के साथ वो पार्टी कर रहा है, कभी किसी के साथ पार्टी कर रहा है, कभी किसी के साथ कर रहा है। जब उसको पता चला, वो जो एक्ट्रेस थी बहुत ही रिनॉन्ड एक्ट्रेस है, बहुत सारे सीरियल्स में आई है। तो उसको जब पता चला तो शी वाज सो लाइक यू नो शॉक में रह गई कि ये ऐसा मैं तो सोच रही थी किसी एक। हमने कहा ये देखो। एंड जब भी उन ड्यूरेशन में इसने पूछा उससे कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं तो काम पे हूँ, मैं तो इस पे हूँ, मैं तो उस पे हूँ। तो उसने हमेशा झूठ बोला। तो इस तरह से तो फिल्म इंडस्ट्री में भरे हुए हैं लोग, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं वहाँ, तो आप सोच नहीं सकते। कई बार तो हमें लगता है कि लोग वहीं से सीख रहे हैं। तो इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, इसमें ये तो आपने बताया कि मुश्किल होता है। और चलिए पहले तो थोड़े से अगर और हाई प्रोफाइल केस में हम बाद में बात करेंगे, पर जो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह की जासूसी की बात करें या इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। जो रिश्तों के बीच में आप कह लो कि एक ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट बहुत ही कम हो गया है। तो और आए दिन आप देख रहे होगे सोशल मीडिया और हर चीज़ें इतनी ज़्यादा, इसका नुकसान भी हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है। नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लोगों के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोगों को बहुत इजी अवेलेबिलिटी मिल गई है हर चीज़ की, तो लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और इससे हर तरह दोनों लोग, इवन हस्बैंड भी और वाइफ भी, दोनों दुखी हैं। मैं अगर ये जानना चाहूँ आपसे कि हस्बैंड जो है वो ज़्यादा जासूसी कराते हैं पत्नी की या पत्नियाँ ज़्यादा कराती हैं? हस्बैंड तो आज से नहीं, बहुत पहले से जासूसी करवाते थे, लेकिन वो वाइफ भी जासूसी करवा रही हैं। हमने तो 65 साल 70 साल के पर्सन को रंगे हाथ पकड़ा है। क्या बात कर रहे हैं?
होटल के कमरे के अंदर। तो वो अपने आप में ऐसी चीज़ें कई बार लगता है, हमें फील होता है कि अच्छा इस एज में भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्या। तो ये जो 65-70 साल के आप बता रहे हैं, ये उनकी पत्नी ने कराए थे, परिवार में किसी और ने कराई जा सकती? उनकी डॉटर ने करवाया था। ओह। पत्नी मतलब बेटी को शक था पिता पर? बेटी को शक था। बेटी ऑलरेडी मैरिड थी और उसके बच्चे थे। बेटी फ्रंटली आकर हमारे से उसने डीलिंग की, सारी बात हुई और उन्होंने बताया कि क्यों हमें शक है। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट किया तो उनको एक रफ डाउट था कि कुछ तो ऐसा चल रहा है, बिकॉज वो फ़ोन नहीं दिखाना, अपने घर पे फ़ोन को लॉक करके रखना, और फ़ोन पे जब कोई कॉल आता था तो बाहर जाकर बात करना। एंड ही वॉज रिटायर्ड पर्सन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड थे। अच्छा। तो जब हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पहले तो हम लोगों ने पता किया कौन है क्या है। हम लोगों ने 1-2 बार पकड़ा उनको किसी लेडी के साथ। हम लोगों ने फ़ोटो दिया उनकी डॉटर को कि ये लेडी है। देन सी आइडेंटिफाइड कि ये तो इनके एक सबॉर्डिनेट थे, जूनियर थे, उसकी वाइफ लग रही है। देन सी कंफर्म फ्रॉम हर मॉम, अपने मदर से कंफर्म किया तो मदर ने भी बताया, मदर भी इन्वॉल्व थी, लेकिन वो अपफ्रंटली नहीं आना चाह रही थी बिकॉज वो सी वाज सो क्या उसको कहते हैं, विश्वास इतना टूटा हुआ था कि वो कहती थी मैं सह नहीं पाऊंगी कि अगर ऐसा कुछ निकला तो जब वो चीज़ें निकल कर आई फिर हम लोगों ने उनको ट्रेल किया। 1-2 बार तो हमने देखा, एक बार तो हम लोगों ने उनको अच्छा वो लेडी जो थी वो रहती यहाँ नहीं थी जिसके साथ अफेयर था। अच्छा, वो नागपुर, ये पर्सन दिल्ली में थे जी। और जो लेडी थी वो नागपुर की थी। वो नागपुर से मॉर्निंग की फ़्लाइट पकड़ के आती थी, यहाँ इनके साथ मिलती जुलती थी। इनके साथ मिलके एक बार हम लोगों ने पकड़ा, वो ज्वेलर हाउस में जाकर ज्वेलरी उनसे खरीदवा रही थी, और उसके बाद फिर होटल के कमरे में हम लोगों ने उनको रेड हैंडेड पकड़ा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो कभी कोई इवन डॉक्टर को नहीं विश्वास हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब वो होटल में पकड़ा उसके बाद फिर उनके पर्स से कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनल चीज़ें रिकवर की, तो ऐसा लगता है कि ये एज भी सिर्फ मैटर नहीं करता लोगों की। शॉकिंग है बहुत ही। ऐसा लगता है ना कि मान लीजिए अगर वाइफ नहीं थी, पार्टनर नहीं, तो अपने के बाद लगता है कि चलिए आपका कोई किसी के साथ बॉन्डिंग, कुछ भी रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। लेकिन वाइफ है घर में और बेटी जासूसी करा रही है बाप की, तो ये फिर एक अलग लेवल दिख रहा है रिश्तों के टूटने का विश्वास। एंड जब उसकी मदर को पता चला, जब लड़की ने अपनी मदर को बताया, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग लाइक अ बेबी। बहुत ही मुश्किल से उनको चुप कराया मैंने, कहा कि नहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड जब वो घर पे गए तो बाद में उनके साथ हम कांटेक्ट में थे, उन्होंने बताया कि देखो आपने बताया सब कुछ, हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद भी ही वाज नॉट गिल्टी, ही वाज नॉट फीलिंग गिल्टी धड़ल्ले से। सो ये रिश्ते जो है आजकल बहुत ही संभाल के रखने की चीज़ है। मालूम है संजय जी क्या होता है कि जैसे पिछले दिनों एक केस था, बहुत चर्चित केस था, इंदौर वाला, राजा रघुवंशी वाला जी। तो उसके बाद तो बहुत मतलब मैंने जो पढ़ा सुना लोगों से कि एकदम बाढ़ आ गई है। जो हम लोग मतलब खासकर जब शादी, पहले क्या होता था कि आपने रिश्ता तय कर दिया, ये हो गया। अब या तो खुद से लोग अपना सोशल मीडिया के थ्रू कैसे भी करते हैं, या फिर अगर घर वाले कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा लोग अब जो है जासूसों की मदद लेते हैं कि भाई पहले आप छानबीन कर लीजिए। जब से ये राजा रघुवंशी वाला केस हुआ तब से हमारे पास जो शादी के पहले की एक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं, प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन दैट वी यूज्ड टू से, वो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास लाइक आप कह सकते हो कि एक लंबी कतार लग गई लोगों की। एंड सब यही चाहता था जानना कि क्या ये हमारे लिए ये रिश्ते सही हैं या नहीं है, क्योंकि कल को ऐसा तो नहीं होगा कि इस लड़की का कहीं अफेयर निकल जाए और वो हमारे बेटे के साथ भी ऐसा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करा रहे हैं, पेरेंट्स करवाते हैं। लेकिन अब मैं वही बता रही थी कि मुझे लगता है कि अब रिवर्स हो गया, अब लड़कियों पे लोग ज़्यादा करा रहे हैं पहले के मुकाबले। मतलब पहले का अगर हम कंपेयर करें तो एक्चुअली क्या है ना कि लड़की जो है वो आपने सुना होगा कि लड़कियां जो है घर बनाती भी है बिगाड़ती भी हैं जी। तो लड़कियों के ऊपर जो भी करवाते हैं तो लड़कियों का इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उनको पता है कि लड़की शादी के बाद आकर आपके घर में रहने वाली है। एंड अगर वो अच्छी है तो घर को बनाकर चलेगी, अगर वो अच्छी नहीं है, उसका कैरेक्टर, उसके सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो आपके घर को वैसे ही ख़राब कर देगी। तो लोग इसलिए चाहते हैं आजकल, और ऐसी लड़कियां जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड ना हो,
पैसों के पीछे नहीं भाग रही हूँ, कैरेक्टर कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स लाइन लगी रहती है लोगों की, स्पेशली कैरेक्टर। लोगों को कई बार तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कैरेक्टर बता दो कि कैसा कैरेक्टर है। अच्छा, तो आप कैसे छानबीन करते हैं? मान लो इस तरह केस में जो आप बता रहे हैं प्री मैरिज वाला, उसमें किस तरह की चीज़ें? इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, इंक्वायरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें हम सारी डिटेल्स चेक करते हैं। सपोज कर लें कि किसी लड़की के बारे में पता करना है, तो उसके घर का एड्रेस हमें प्रोवाइड होता है क्लाइंट की तरफ से। तो उसके घर के आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, या घर के अंदर कोई नौकरानी काम कर रही है, ड्राइवर काम कर रहा है, या मेड है, किसी तरह की, तो ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इनको पकड़ने से इनके सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग को पता होता है, बिकॉज कोई भी नौकरानी आपके यहाँ काम कर रही है तो वो आपके हर चीज़ को, सारी एक्टिविटी को वो नोटिस कर रही है, देख रही है वो, और सुन भी रही है, बिकॉज उसके कान तो खुले हुए हैं, काम भले ही वो कर रही हो लेकिन कान तो उसके खुले हुए हैं, तो वो सब बहुत कुछ जानती है आपके बारे में। हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये काम वाली है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन रहती है। ड्राइवर है, ड्राइवर ड्राइव जरूर कर रहा है आपकी कार को, लेकिन वो कान उसके पीछे रहती है कि आप क्या बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन उसका सामने चलाने पे, लेकिन कान आपकी तरफ है। तो बहुत बार ऐसे हम लोगों ने देखा है कि ऐसी इस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो अपने आप में बहुत ही अजूबा होता है। क्लाइंट्स को बताने पे लगता है कि अच्छा इतनी इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से निकाल ली। अच्छा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको अगर अभी याद आ रही जो लगता है कि मतलब इतनी तो क्लाइंट ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, उससे ज़्यादा जो है हमें पता चल गया, ऐसा कुछ? एक केस हम कर रहे थे, उस पर लड़के के बारे में पता कर रहे थे। लड़का जो है उसका शादी टूट गया था। अच्छा। एक शादी टूटा और वो दूसरी शादी के लिए उसने, तो लड़की वाले हमारे पास आए हुए थे चेक करने के लिए कि लड़का और उसकी फैमिली कैसी है जी। तो हम लोगों ने जब पता करना स्टार्ट किया तो लड़के का शादी क्यों टूटा वो तो हमें पता चल ही गया कि इस वजह से इसकी शादी टूटी। लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन मिली जो उनके ड्राइवर से मिली, जो लड़के का फादर था, लड़के का फादर के बारे में मिला कि ये लड़के का फादर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। इसने अपने कॉलोनी के किसी बच्चियों के साथ कुछ ऐसे हरकत की है जिसकी वजह से कोई भी अपनी लड़की इसके यहाँ नहीं देना चाहता है, और इस वजह से उस लड़के का वो टूट गया था रिश्ता पहला। ओके। ये बात लोगों ने नहीं बताया, लेकिन जब वो हम लोगों ने उनके बहुत ही क्लोज, जैसे ड्राइवर था, मेड थी, इनको पता था कि ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसको बहुत ही हंगामा मचा था पूरी कॉलोनी में किसी लड़की के साथ। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे निकल जाती है। अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन जब हम लोगों ने क्लाइंट को शेयर किया तो उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छा इस वजह से टूट रहा था इनका रास्ता, और हमें कह रहे थे कि लड़के की कोई कमी है, लड़के की कोई कमी है, या फिर उसका लड़की की कमी रही है। और नॉर्मली तो लोग दूसरे को ही दूसरे को ब्लेम करते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं गलत बताते। एंड वो जब मिला तो फिर उन लोगों ने भी अपनी रिश्ते तोड़ दिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते। जी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि दो, मुझे पता है कि यहाँ बताना वाजिब नहीं होगा, लेकिन एक मेरे मन में सवाल आया तो मुझे लगा पूछना चाहिए। जैसे आपने बताया कि ड्राइवर या मेड तो इनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, नॉर्मली कितने पैसे में ये लोग तैयार हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए? देखिए, पैसे तो हर किसी का अपना अपना एक वो है, नहीं एक रफ आइडिया ऐसे ही मैं जस्ट अपनी जानकारी के लिए जानना चाहती हूँ। कुछ आप लगा लो 10,000, 20,000, 25,000 में ये एग्री कर लेते हैं। कई तो अगर उनको शाम का बंदोबस्त हो जाए कि उनको खाने पीने का बंदोबस्त मिल जाए तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, और डायरेक्टली हम उनके साथ कन्फ्रंट ऐसे नहीं करते कि हमें चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। उसके साथ पहले फ्रेंडली होना पड़ता है, उसको फ्रेंडली होकर ये दिखाना पड़ता है कॉन्फिडेंस कि भाई तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम उसको कहीं शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस मतलब सीधा जाके नहीं बताते, सीधा जाकर कभी नहीं हम उससे कन्फ्रंट करते कि भाई ऐसे ऐसे मैं उसके बारे में बता दो, तो वो नहीं बताता है कोई ऐसे। तो उसको पहले फ्रेंडली होना पड़ता है, 2-4-5 दिन उसके साथ घूमे फिरे, फिर उसके साथ कुछ ऐसी बहानाबाजी होती है कि भाई हमें अपने किसी रिश्तेदार का नौकरी लगवाना है, बताओ तुम लगवा दो या ये कर दो वो कर दो। देन वो उसको लगने लगता है कि चलो ये भी हमारे जैसा ही कोई नीडी पर्सन है, तो फिर वो खोलते हैं। तो चीज़ों को जैसा जिसका प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो कितना टाइम लग जाता है नॉर्मली किसी केस को सॉल्व करने में? वैसे तो मुझे पता है कि वेरी करेगा, बट नॉर्मली 15-20 दिन का टाइम हम लेकर चलते हैं
क्लाइंट से, अगर इस तरह की प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन की कुछ इन्वेस्टिगेशन। अदरवाइज तो जैसा केस होता है, जैसा काम होता है, उसके हिसाब से कई केसेस में महीनों लग जाते हैं। एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि अगर जो वाइफ वर्किंग है उन पर जासूसी कराना ज़्यादा आसान है या फिर होम मेकर पर? जो होम मेकर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हमारे हिसाब से आसान है? नहीं, आसान नहीं है, मुश्किल है। बिकॉज होम मेकर जो होती हैं उनके मूवमेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। वो अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो किसी रीज़न से निकलना है, अदरवाइज घर पे बैठ के वो सुबह से शाम तक घर पे बैठी हुई। और जो बाहर काम करने वाली हैं उनके लिए तो डेली बाहर निकल रही हैं, मूवमेंट हो रहा है, और मोस्टली हमें उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं उनका कुछ पता नहीं होता कि कब मूवमेंट हो जाए, कब वो निकल जाए घर से बाहर। ना तो वो किसी को बताकर निकलेंगी, ना कभी उनका कोई टाइम होता है। तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जब हम ट्रेल करते हैं, शैडो करते हैं किसी का, तो उसकी एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एक मिनट की गलती पूरे दिन भर की वो जो है ना ख़राब कर देता है। ओके, राइट। तो ये जो आप हस्बैंड वाइफ का कोई केस बताइए, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, जो कि पहले तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे कि वाइफ जो है वो गिल्टी हो और कुछ अलग तरह का केस हो, मतलब बिल्कुल लगा नहीं हो, कैसा भी हो सकता है। एक केस हम लोगों ने किया था, हस्बैंड वाइफ का था। वो एक्चुअली वो स्टार्ट ऐसे हुआ था कि एक क्लाइंट हमारे पास आए और उनको डाउट हुआ कि कुछ तो वाइफ के साथ है, कुछ ऐसा। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो वाइफ कहीं जाती नहीं थी, घर पे रहती थी, और कोई भी मूवमेंट होता था तो अपने उसके साथ वो घूमती थी, अपने फैमिली के साथ ही जाना आना होता था। तो हम लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया उस पर। देन एक मोमेंट कुछ हुआ फैमिली के साथ ही, वो जैसे अपने जो क्लाइंट थे उनकी वाइफ और उसके ब्रदर की, उसके ब्रदर मतलब क्लाइंट की वाइफ का ब्रदर और उसकी वाइफ, ये चारों लोगों ने प्लान बनाया और घर से बाहर गए। घर से बाहर गए, किसी रिजॉर्ट में रुके। हमारे पास इनपुट थी, हम लोगों ने उस रिजॉर्ट में हम लोगों ने भी एक कमरा बुक कराया। टीम वहाँ पे काम कर रही थी। तो हम लोगों ने ये देखा कि वो लेडी जो है वो इनके अपने जो रिश्तेदार हैं उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट हम लोगों ने देखा। और चूँकि क्लाइंट का उसके ऊपर वो नहीं जा रहा था, शक नहीं जा रहा था, क्योंकि वो तो अपने रिश्तेदार हैं, कोई ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे। जब हम लोगों ने उस पर उसकी फ़ोटो वीडियो सब सारी निकाल कर दी एक्टिविटी की, तो पता चला कि क्लाइंट जो है वो उसी होटल में रह रहे हैं, वो सो रहे हैं, और उसके पीछे से वो वाइफ निकल कर जा रही है और उस बंदे से मिलकर होटल में ही कहीं पे बैठे वो अपना वो कर रहे हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने उनको शेयर की तो ही वाज सरप्राइज। तो उसने कहा कि ये कह के गई थी कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने जा रही हूँ, तो इसका मतलब वो वहाँ नहीं गई थी। हमने कहा ये देखो, ये फ़ोटो तो स्विमिंग पूल में तो हमारी टीम वहाँ लगी हुई थी, कोई आई नहीं कभी, और दूसरी टीम जो काम कर रही थी उसने देखा ये तो उस कमरे में गई थी। तो ही वाज सो डिसहार्डनिंग कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे कर सकती है, ये मेरे ब्रदर जैसा है, ये मेरे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे करके कभी कुछ करेगी। तो विश्वास जो है ना वो टूट जाता है लोगों का ऐसी चीज़ों में, क्योंकि जो आप कभी सोच नहीं सकते। कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिसको आप कभी वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो आपने बताया पत्नी के बारे में, तो अगर हम हस्बैंड का कोई ऐसा डिफरेंट केस हो? एक केस हमने किया था, वो बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ तो नहीं थे, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। अच्छा, लिविंग में रहते थे? लिविंग में रह रहे थे। एंड वो लड़की जो थी वो अपने जो मेल फ्रेंड था उसके साथ वो उसका चल रहा था काफ़ी टाइम से। इस बीच में उसने ना एक किसी अपने लड़के को ये कह के इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा ब्रदर है। ओके। और उसके साथ फिर उसका मिलना जुलना रेगुलर आता था उनके घर पे। एंड ब्रदर कह के अगर उसने इंट्रोड्यूस कराया तो कभी इनको डाउट नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे ये गवर्नमेंट जॉब में थे पर्सन, मेल जो थे, तो वो ऑफिस जाते थे, पीछे से वो आता था, कभी रहते थे तब भी आ जाता था, तो उनको कभी डाउट नहीं होता था क्योंकि ब्रदर बताया हुआ था। इनकी एक प्लानिंग होती है कि ये कहीं सिंगापुर जाने वाले थे, हस्बैंड जो मेल और कपल थे।
तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम तो जाएंगे, इसको भी साथ में ले लेते हैं, ये भी घूम कर आ जाएगा। तो हुआ कि पहले तो उन्होंने मना किया, फिर बाद में उसने कहा कि ठीक है, अगर कह रही हो तो ठीक है, घूम लेगा। आफ्टर ऑल ब्रदर कह रही है तो ब्रदर ही उनको लग रहा था। अचानक से कुछ दिन जैसे सारी बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया था, तो बीच में इनका चूँकि गवर्नमेंट ऑफिशियल थे तो इनको परमिशन लेना पड़ता है आपके डिपार्टमेंट से। इनको परमिशन नहीं मिला, और मोस्ट प्रोबेबली उस लेडी को भी पता था, उसकी इनकी पार्टनर को, कि इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज जो इनके पोजीशन है उसमें ये इनको परमिशन नहीं मिलेगा, तो इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। और वही हुआ। फिर भी इन दोनों ने अपना बाहर जाने की प्लानिंग बना ली। अब वो उनको थोड़ा सा खलने लगा कि ऐसा क्यों ये जाने में इतना इंटरेस्टेड है जाने के लिए। देन वो जब एक बार आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो फिर किस से मदद ली जाए ये उनके दिमाग में आया। फिर उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया, हम लोगों ने टीम बनाई, उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ जहाँ भी बुकिंग है वहाँ हम बुकिंग करवा देते हैं, एंड देन विल सी कि क्या होता है। और तो हमने वहाँ पे टीम, वो जिस दिन ये लोग फ्लाई किए उस दिन सेम फ्लाइट में हमारी टीम वहाँ से सिंगापुर रवाना हो गई। सिंगापुर के बाद इनको क्रूज़ में जाना था, क्रूज़ में गए। जहाँ जहाँ भी ये लोग गए वहाँ सबकी हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो बनाई। ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये कोई भाई बहन है। ये एज अ कपल एक ही कमरे में रह रहे थे, एक ही होटल के कमरे में रह रहे हैं, और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं हाथ में हाथ पकड़ के। और वो सारी वीडियोज़ हम लोगों ने निकाल कर दी, चाहे वो क्रूज़ में है, चाहे कहाँ सिंगापुर में घूमते हुए, वो सारी डिटेल्स से मिली, लाकर हम लोगों ने इनको दिया क्लाइंट को। तो क्लाइंट को विश्वास ही नहीं हुआ, कहते हैं कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था। तब तक उसने बहुत पैसे ले लिए थे इनसे, घर अपने नाम करवा रखा था, बहुत सारा, मतलब उसने टोटली उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया था, कंगाल बना दिया था पैसे वैसे लेकर। जब उनको दिखाया गया, सारी चीज़ें बताई गई, तो उसे कन्फ्रंट किया। तो कन्फ्रंट करने के बाद फिर उसने कहा कि नहीं, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाया, वो सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच कर फिर उससे किसी तरीके से रिकवरी हुई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोच ही नहीं सकते। क्लाइंट कहते हैं कि मैंने कभी और मेरे टेबल पे आके 10 बार उन्होंने सोचा कि क्या मैं जो ये करवा रहा हूँ ठीक करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हैं ना, कि वो खुद ही डबल माइंडेड थे, डबल माइंडेड तो नहीं, कि पर ये भी लगता है ना, गिल्ट लगता है कि भाई मेरा तो बहुत ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप है, और कल को मान लो कुछ नहीं निकले तो मुझे बुरा लगेगा, और लड़की को पता चल जाएगा तो उसे और बुरा लगेगा कि मुझ पे शक किया। ये तो इस वजह से कई 4 बार कम से कम उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं करवाऊँगा। फिर कभी दूसरा मन होता था नहीं करवा लूँ। तो मैंने उनको कहा, देखो अगर डाउट है, अगर आपको लग रहा है, तो रिश्ता ख़राब करने से बेटर है कि आप उसको क्लियर कर लो। भाई या तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अच्छी बात है जी। तो इस बात पे उनको लगा कि हाँ नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। फिर उन्होंने करवाया, एंड चीज़ें जब निकली तो आई वाज सो हैप्पी कि आपके कहने पे मैंने करवाया, नहीं तो मैं तो एक बार तो इसको मैंने जी। अच्छा ये बताइए, संजय, फिर अगेन पर्सनल सवाल है जी। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उसमें कितना पैसा खर्च हो जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम? मतलब आपने जो किया अपनी लाइफ में, मिनिमम आपने कितना चार्ज किया होगा, जैसा इस तरह के केसेस में क्या होता है कि किस इसके चैलेंजेस के ऊपर कॉस्ट डिपेंड करता है। कई में चैलेंज कम होते हैं तो उसमें कॉस्टिंग कम आती है, कईयों में चैलेंज ज़्यादा होता है। अब जैसे अब्रॉड वाला है तो ऑब्वियसली वो सारे हमारी टीम के आने जाने के एक्सपेंसेस, वहाँ पे होटल के एक्सपेंसेस, वो सारे क्लाइंट बेयर करते हैं। जब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं तो यहाँ पे चैलेंजेस अगर कम है, जिसमें हमें, क्योंकि प्राइमा फेसी जब आप डिस्कस कर रहे होते हो हमारे से, उस समय हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ इसमें क्या लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, और क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट होके इट गोज टू लाइक जैसा चैलेंज है। लेकिन वही है ना कि अल्टीमेटली लोगों को लगता होगा कि रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हम तो नहीं है पैसा, तो दुनिया में पैसा नहीं है। कई बार उनको भी लगता है कि हमें करवाना चाहिए। आप जो बता रहे थे ना वो लड़के वाला जिक्र कि उसकी रिश्ता इसलिए टूट रहा था, तो उस तरह के और कुछ केस बताएं आप हमें जिसमें कि शादी नहीं हो पाई आपकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से, और मतलब अच्छा ही रहा एक तरह से, ऐसा गलत तो नहीं होगा ऑफ कोर्स। मतलब एक अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही केस किया, उस पर लड़की वाले हमारे तरफ आए थे। लड़का जो है यहीं पे दिल्ली में रहता था,
तो उसने अपने बारे में शादी के पहले शेयर होता है कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, फैमिली मिली, सारी चीज़ें हुई। फैमिली में अपने मदर फादर से भी मिलवाया। लड़का भी अपने आप को कहता था कि मैं सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इसमें काम कर रहा हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे हमारा प्लॉट है, ये प्लॉट है। वो सारी डिटेल्स उन्होंने लड़की वालों को दिया हुआ था। तो लड़की वाले भी सोच रहे थे कि ठीक है, अगर इतना है तो अच्छी बात है। बट कहीं समहाउ उनको लगा, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद वो फैमिली रेंट पे रह रही थी किसी सोसाइटी में। तो उनके दिमाग में कहीं से एक बात आई कि एक बार हम चेक करवा लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ये रेंट पे रह रहे हैं। क्योंकि अपफ्रंटली कोई सामने से पूछता नहीं है आपसे कि आप क्यों रह रहे हो, और सामने वाला कुछ भी कह दे। तो उन लोगों ने डिस्क्रीटली हमारे से कांटेक्ट किया, हम लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें जो भी चीज़ें उसने बताई थी उस लड़के ने अपने बारे में, वो सारी झूठ थी। ना वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो कभी काम वो कर रहा था, एक छोटी सी कंपनी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनी, उसमें अकाउंटेंट का काम करता था और अपने आप को सीए बताता था। वो इनको बता रहा था। वहाँ तो अकाउंटेंट के रूप में उसको 20 या 25 हज़ार रुपये मिल रहे थे। उसने बताया कि मेरा डीएलएफ में 500 गज के प्लॉट्स हैं, लोकेशन बता रखा था। हम लोगों ने वहाँ जाकर चेक किया तो पता चला कि वहाँ पे 500 गज के तो प्लॉट है नहीं, रादर एक कोई 1600 गज का बताया था कि 1600 गज का पूरा बड़ा सा एक प्लॉट है हमारे पास। वहाँ हम लोगों ने चेक किया डीएलएफ में, कहीं नहीं मिला। लोकेशन बताई थी इस स्कूल के सामने, इसके सामने, वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने चेक की, कहीं नहीं मिला हमें कोई प्लॉट। उसके बाद फिर उसने कई ऐसी चीज़ें बताई थी कि हमारा ये यहाँ पे इस अपार्टमेंट में घर है, नोएडा में सेक्टर इसमें हमारे पास घर है। वो सब जगह हम लोगों ने चेक किया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के भी लोग हैं जो झूठ बोलकर अपने रिश्तों को वाले वेल ऑफ थे, लड़की वाले वेल ऑफ थे, उनको लगा होगा कि इनसे कुछ पैसा है। तो उन लोगों ने जैसे ही सारी चीज़ें सुनी, हमारे से पहले उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे कोई गलत बता सकता है। हम लोगों ने उनको प्रूफ दिया और उनको कहा कि आप जाकर, हमारे पे तो आपको विश्वास करना है, नहीं तो आप जाकर खुद भी चेक कर लो। जी जी। अच्छा, आप ये जो अभी एक आप शुरुआत में बता रहे थे, हम लोग क्योंकि इस तरह की तो आप किस्से कहानी, मुझे लगता है कि हम लोग घंटों बातचीत कर सकते हैं, इतने लंबे आपने इतने हज़ारों केस देखे हैं, और उसमें लोग नॉर्मली करीबी रिश्तों पर ही ज़्यादा कराते हैं। समाज में हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं, वो वहीं से लोग सीख रहे हैं। इसमें क्या है ना संजय जी, देखिए जो हमने जैसे कहा कि एक चीज़ तो देखने को मिली कि जो करीबी रिश्ते हैं उनका जो भरोसा है वो ख़त्म हो रहा है। एक चीज़ जो कि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट, प्लस तीसरा आगे जो डिजिटल वर्ल्ड है। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि इधर या तो चाहे आप डिजिटल अरेस्ट करके उस तरह का फ्रॉड हो या सेक्सटॉर्शन हो, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसमें एक खास तरह के लोगों को, एज वाले जो थोड़े से उम्रदराज लोग हैं, उस तरह के लोग को टारगेट करने की कोशिश ज़्यादा होती है जी। और हालांकि ट्राई तो हर जगह किया जाता है, जो फंस जाए वाला मामला है। तो ऐसा कोई केस आप हमें बताइए जो कि हम लोगों ने एक सेक्सटॉर्शन का केस किया था जी। उस पर एक हमारे क्लाइंट थे, वो हमारे पास अप्रोच किया। संडे का दिन था, तो संडे जनरली हमारा ऑफ रहता है, तो हम मीटिंग नहीं करते क्लाइंट से। मॉर्निंग में कॉल आया कि संजय जी आपसे मिलना है, बहुत अर्जेंट, आप एक बार प्लीज़ टाइम दे दो, 1 घंटे के लिए आप हमारे से मिल लो। मैंने कहा देखो संडे हम नहीं मिलते, आप एक बार मंडे को आ जाओ। नहीं मंडे नहीं, बस आज मुझे मिलना है किसी भी हालत में आपसे, आप प्लीज़ 1 घंटे का टाइम दे दो। देन आई टोल्ड हिम कि देखो मैं यहाँ रहता हूँ, आप इसके आसपास कहीं आ जाओ तो मैं मिल लूँगा आपसे। उसने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप टाइम बता दो। मैं उनसे मिलने गया, आए थे वो अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, एंड वेल ऑफ पर्सन, बहुत ही जेंटल, बहुत ही निहायत शरीफ जिसको कह सकते हैं, उस तरह के पर्सन, देखने से लग रहा था, बातों से लग रहा था। देन ही एक्सप्लेन मी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ना किसी ने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, एंड सामने वाले ने कॉल किया मुझे मॉर्निंग में। तो एक मॉर्निंग में सुबह सुबह कॉल आता है, एंड उन्होंने बिना देखे, वीडियो कॉल था, तो उन्होंने सोचा घर वाले जनरली कॉल करते हैं वीडियो को, अदरवाइज कौन वीडियो कॉल करेगा। उन्होंने सोचा घर का कोई पर्सन होगा, एंड ही पिक्ड अप। जब उन्होंने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया तो उधर से सामने से एक कोई न्यूड सी लेडी कुछ उसको इशारे कर रही है और कुछ बोल रही है,
और वो रिकॉर्डिंग चल रहा था उसके स्क्रीन पे। इनको पता नहीं चला, जितनी देर में ये समझ पाते अपने आँख वाँख को साफ करके, जब तक ये समझ पाते तब तक तो इनकी रिकॉर्ड हो गई थी। और उसके बाद फिर इन्होंने काटने के बाद इनके पास कॉल आता है कि आप अभी किसी से बात कर रहे थे और ऐसे ऐसे वो रिकॉर्ड हो गया है और आप उस लेडी ने आप कंप्लेन कर दिया साइबर क्राइम से, मैं साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे आपको यहाँ पहुँचना पड़ेगा। उसको डराना उनको स्टार्ट कर दिया। तो डराना स्टार्ट हुआ तो पहले तो पर्सन, चूँकि उनके घर में भी बच्चियाँ थी, 2 बेटियों के बाप थे वो, तो उनको लगा कि ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा और सोसाइटी में रेप्यूटेड पर्सन, तो स्केर्ड। देन क्या करूं उनके समझ में नहीं आ रहा था। देन ही कॉल्ड। सो उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया, इनको कॉल करके पैसे मांगने स्टार्ट किए कि आप अगर इतने पैसे दे दोगे, नहीं तो ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में और फिर आपके सारे लोग जितने भी कनेक्टेड हैं आपके फेसबुक पे सबको भेज दिया जाएगा। तो बहुत परेशान हुए, बोले कि क्या करूं मैं, आए हमारे पास। तो हम लोगों ने उनको बताया, सारी डिटेल्स उनसे ली, कहा कि ठीक है आप टेंशन मत लो, हम इस पर वर्कआउट करते हैं। हम लोगों ने उस पर काम करना स्टार्ट किया। तो पुलिस के पास नहीं गए वो? पुलिस के पास नहीं गए, बिकॉज पुलिस के पास जाने के बाद क्या होता है ना कि एक तो आपकी सोशल रेपुटेशन है। पुलिस के पास आप गए, पुलिस आपके पास कभी आ जाती है घर पे पूछने के लिए, बच्चों को पता चल रहा है किस बात से पुलिस आई है, तो लोग घबराते हैं जाने में पुलिस के पास। कभी भी आपने देखा होगा, कभी क्राइम हो जाता है, कोई साइबर फ्रॉड होता है किसी के साथ, तो जनरली पुलिस को रिपोर्ट कम करते हैं। अब तो थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है तो लोग जाते हैं पुलिस के पास, लेकिन अभी भी फ्रंटली लोग नहीं करना चाहते हैं कंप्लेन। उनको लगता है कि पता नहीं पुलिस हमें तंग करेगी बार बार, या किसी वजह से हम बार बार आना जाना हमारा होगा, लोगों को पता चलेगा। तो हम लोगों ने जब उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया, सो वो पूरा एक गैंग था, उनका पूरा नेटवर्क हम लोगों ने पूरा ट्रैक किया। वो नेटवर्क यहाँ का नहीं था, वो था आपके भरतपुर का। अच्छा। वो लोग जो थे वो भरतपुर में किसी रिमोट एरिया से, रिमोट विलेज से कॉल करते थे और उनका 8-10 लोगों का पूरा नेटवर्क था। और वो लोगों के जो कई पुलिस अफसर के नाम रखे हुए थे, अपना उस पर ट्रू कॉलर पे नाम सेव करके उसको बनाया हुआ था, और वो कहते थे देखो जी तुम्हारे पास ये कॉल आ रहा है, मतलब किसी का फेक नाम को यूज़ करके उनको कॉल करते थे। और उधर से आवाज़ आती थी तो कहते थे। हम लोगों ने उसको ट्रैक करने के बाद उसको एक दिन उसके पास फ़ोन आता है और वो हमारे साथ बैठे हुए थे। उनको उसने टाइम दिया था कि इतने बजे आपके पास कॉल आएगा। हम लोगों ने उस कॉल को इंटरसेप्ट किया, उसको रिकॉर्ड की, और इधर से जो है ना हम लोगों ने उसको धमकाया। हमारे पास उसकी पूरी लोकेशन थी कि कहाँ वो लोग, नेटवर्क उनका कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है। वो दिन था। उसके बाद फिर वो दोबारा उनके पास कॉल नहीं आया। हम लोगों ने इधर से उसको पूरा धमकी दिया कि हमें पता है कि तुम कौन से पुलिस वाले बोल रहे हो, और आगे अगर तुमने फिर कॉल किया तो तुम्हारे घर से उठा के ले जाएंगे। वो दिन था। उसके बाद फिर कभी उनके पास कॉल नहीं आया। तो ये बस सो हैप्पी कि आपकी वजह से हम लोगों का हमारा वो, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होने वाला था। अच्छा, ये बताइए कोई ऐसा केस, कोई ऐसा मामला जिसे करके ना दिल को बहुत सुकून मिला? एक केस हम लोगों ने किया, हमारे पुराने क्लाइंट थे, उनके घर में कुछ 1 करोड़ के करीब ना किसी से पैसे लिए हुए थे उन्होंने। अच्छा। तो लिया हुआ था तो घर पे रखा हुआ था, उनको किसी को देना था आगे, एंड दैट वाज सम हार्ड कैश एंड कुछ डॉलर्स में थे और कुछ पॉन्ड थे। तो उनके घर में उनके मदर फादर के कबर्ड में रखा हुआ था। उनके घर पे कुछ नौकर चाकर काम कर रहे थे, जैसे मेड थे 3-4, एक कुक था, 3 मेड थी। अब वो सबके साथ रह रहे थे। अचानक से एक दिन उनका कॉल आया मेरे पास कि संजय जी, उनका नंबर मेरे पास सेव था बिकॉज वो पहले भी उन्होंने कभी सर्विसेज ली थी, कोई कॉर्पोरेट से रिलेटेड किसी काम में उन्होंने ली थी। देन आई आइडेंटिफाइड कि और कैसे हैं आप, तो उन्होंने कहा ठीक है एक बार आप मिलो मेरे से। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ फ़ोन पे नहीं बता सकते, आप मिलो एक बार। देन आई मेट। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो हमारे घर से इतने की चोरी हुई है। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। बालकनी कैसा था कि ग्राउंड जिसमें होता है ना, नीचे बेसमेंट होता है और अपर ग्राउंड फ्लोर जिसको हम कहते हैं, वो अपर ग्राउंड फ्लोर टाइप का बन रहा था। उसकी बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था,
घर से कैश गायब है और घर में सारे लोग, बड़ा घर था तो और भी लोग रह रहे हैं, लेकिन घर से वो कैश गायब हो गया है, हमें पता नहीं कि कहाँ गया वो पैसा। फिर हम लोगों ने उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जब वो चोरी हुआ उसके 5-7 दिन के बाद वो हमारे पास आए थे, बिकॉज उनको खुद नहीं पता था। जब उनको ज़रूरत पड़ी कि वो निकाल कर किसी को देना है तब वो पता चला कि वो तो पैसे ही नहीं है वहाँ पे। तो हम लोगों ने उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट किया, अपनी फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे लगाई, वो सब उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह पिक किए। जितने भी लोग उनके यहाँ काम कर रहे थे सबको हम लोगों ने इंटरोगेट किया, अपने हिसाब से हम लोगों ने उससे इंक्वायरी की। एक काम वाली हमें थोड़ी सी डाउट हुई, क्योंकि उसको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये लगा लो कि जो कपड़े वो पहनते थे वही कपड़े वो काम वाली भी पहन रही थी। हमें तो पहले फर्स्ट मीटिंग में हमें पता ही नहीं चला कि वो घर की मेंबर है या काम वाली है वो। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये काम वाली हमारे बच्चों को भी देखती है और घर से अच्छी ठीक ठाक है, तभी वो सोने के वो पहन रही है, चेन पहनी हुई है, रिंग्स पहनती है और कपड़े। हमने कहा कि ऐसे तो काम वाली हमने देखी नहीं है ऐसा। तो उनको कुछ कहानी गढ़ा हुआ था, उसने पहले 4-5 साल से काम कर रही थी वो, ऐसा लग रहा था। बाद में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और वो लेडी निकल कर आई, उसके ऊपर फिर हम लोगों ने उसको रिकवर किया पैसे को। तो ऐसी चीज़ों को जब हम लोगों ने देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो प्लान करके वहाँ पे बैठी हुई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम लोगों ने उसके पैसे रिकवर किए तो वो पैसा, उसने जितना पैसा निकाला था वो लेकर गई घर से और बैग से निकाल लेके गई, अपने बैग में सूटकेस में डाल के ले गई। इनके घर के सामने कैमरा चल रहा था, उसको दिखाकर लेके गई और इनको पता नहीं चला कि उस सूटकेस में ये पैसे ले जा रही है। तो सूटकेस किसका था? सूटकेस ही इसका अपना था। इसने ऐसा वहाँ पे बनाया हुआ था अपना सिस्टम कि वो रहती थी पहले वहीं पे। कुछ टाइम के बाद इसकी शादी होने वाली थी, तो अपने शादी के लिए वो कहती थी कि मैं कुछ सामान खरीदूंगी तो उसमें रख के ले जाऊंगी, तो लाके इनके पास रख दिया था। एक दिन कहने लगी कि मैं एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, उसमें मैं सामान अपना वहीं पे इकट्ठा कर रही हूँ, शादी का सारा जो भी बाई कर रही हूँ वहाँ पे रखूँगी, फिर ऐसे ऐसे हमारी शादी है तो दीदी आप लोग भी आना। उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इनवाइट कर रखा था शादी में, शादी कहाँ करवाना है वो सब भी उनसे लिया हुआ था सारा आइडिया। अब उनको लग रहा था कि ये तो सामान ले गई तो अपना सामान लेकर गई होगी, कभी उन्होंने चेक करके देखा नहीं कि काम वाली है, क्यों हम उसका खुलवा के देखें क्या ले जा रही है। इनको खुद नहीं पता था कि इनके घर से वो पैसे उसमें डाल के ले जा रही है। वो तो जब हमारा सुई, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगे, हमारी सुई जाके उस पर अटक गई, तो हम लोगों ने उसको कन्फ्रंट किया। कहती है कि मुझे फांसी पे लटका दो, मुझे कुछ भी कर दो, मैंने पैसे नहीं लिए हैं, नहीं लिए, नहीं लिए। अब ये चीज़ें जब कोई बोलता है ना तो कई बार हमारा कॉन्फिडेंस डोल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत पर्सन को कन्फ्रंट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव स्किल होती है, तो वो कह रही थी नहीं कुछ तो है इसके पीछे गड़बड़। हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रेल रखना स्टार्ट किया, उसके घर का पता करा। उस घर का एड्रेस किसी को नहीं दिया था जो इसने किराए पे लिया था। हम लोगों ने वहाँ पे क्लाइंट को लेकर हम वहाँ पहुँच गए इसके घर पे। आपको कैसे मिला वो एड्रेस? एड्रेस हम लोगों ने उसको ट्रेल किया। अच्छा, क्योंकि जब ये क्लाइंट के यहाँ से जाती थी ना तो पीछे हमारी टीम लग गई, कहाँ तक पहुँची वो पहुँचे। वहाँ पे जाकर हम लोगों ने देखा कि अच्छा ये यहाँ रह रही है। एक फ्लोर में छोटा सा एक कमरा लिया हुआ था, बाकी वहाँ पे और बहुत ही मतलब ऐसी जगह पे रह रही थी जैसा वो बहुत ही छोटा सा एरिया था। जैसे आप सादरा की तरफ आप चले जाओ तो उधर बहुत ही छोटी कॉलोनी है ना उसमें। तो हम लोगों ने उसको देखा कि अब यहाँ रहती है और जिस दिन से इंसिडेंट हुआ है उस दिन से वो उधर ही जाती है, ये कह के कि मैं वहाँ पे उससे मिलने जा रही हूँ और करके वो जाती है। हम लोगों ने उनको लिया अपने साथ और उसके घर चले गए। अपने घर पे जब वो मिली अचानक से ना तो उसका तो पहले हाथ पैर फूल गए। तो इन लोगों ने कहा कि हम तो ऐसे मिलने आए थे कि तुम्हारे यहाँ, और उसके बाद इनकी जो वाइफ्स थी, 2 ब्रदर थे, तो उन लोगों ने उसको सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या है इनमें। उसमें उसको कुछ नहीं मिला उनको। अगेन फिर वो हो गया कि पता नहीं इसके पास नहीं है, क्या पता ये नहीं है। फिर क्या हुआ, इतने में मकान मालिक का बीच में इंटरप्शन आ गया कि मकान मालिक आ गए जी, कैसे क्या है वो पूछने लगे। इन लोगों ने कहा कि देखो जी ऐसी ऐसी बात है। इतने में बात करते करते कुछ लोग, ऊपर एक कमरा था छत के ऊपर, वहाँ चले गए, उसको सर्च करने लगे। वहाँ पे पैसे मिल गए, वहाँ मिले डॉलर्स और पॉन्ड्स। उसके बाद फिर नीचे
आए तो एक गोदरेज में मकान मालिक को उसने पैसे दे रखे थे और वो सारा पैसा का उसने ज्वेलरी खरीद रखी थी। अरे मकान मालिक भी इन्वॉल्व था और उनको ये कह रहा था कि जी मुझे ना मेरा घर वहाँ बिका है, लैंड यूपी की रहने वाली थी, कि वहाँ लैंड बिका है, इसलिए वो पैसे जो है आए हैं तो वो पैसा मैं खरीद रही हूँ शादी के लिए ज्वेलरी। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, रिकवरी हुई, सारा सामान उनको रिकवर हो गया, वो ज्वेलरी जिससे लिया था उसको वापस किया, उससे पैसे लिए। तो जब ये सारी चीज़ें जब हुई ना तो ये हमें मतलब ये जब करने के बाद ना अपने आप में बहुत तसल्ली मिली कि चलो कम से कम इनके पैसे, बिकॉज वो एक तरह से भूल चुके थे कि हमारे ये पैसे गए, और छोटा अमाउंट नहीं था, बड़ा अमाउंट था वो। पता है ये जो मेड्स की बात आप कह रहे हैं ना, मुझे भी एक ऐसा किस्सा याद आ रहा है। इसमें बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सेम। वहाँ पर भी लगभग 70 लाख के करीब घर में पैसा रखा था, 2-3 करोड़ कहीं पे ज़मीन खरीदनी थी या कुछ इस तरह का था, और उसमें 70 लाख के करीब उस मेड ने निकाल लिया। और निकाला कैसे कि वो जो दूसरे बेड में बालकनी दोनों अटैच थी, दोनों रूम्स की, और वो जो लड़की छोटी बच्ची मतलब बेटी थी उनके घर में जो रहती थी कई बार अकेले पीछे से, बाकी लोग घर इधर उधर चले गए, तो वो जंप करके उस रूम में जाती थी पीछे वाले दरवाजे से। बच्चा तो खेलता रहता, बच्चे इतना ध्यान नहीं देते ना, छोटी लड़की थी कि 10-12-15 साल की, तो उसे लगा कि जो हो रहा है, आंटी आई होंगी सफाई करने, डस्टिंग करने, वहाँ से जाती थी, बेड में से निकाला, बेड में रखा हुआ था, और फिर लेके धीरे धीरे इकट्ठा करके, और वो तो एक कदम आगे थी, ज़मीन खरीद ली थी क्योंकि वहाँ भी यही था कि भरोसा था, सब महीनों से धीरे धीरे गायब हो रहा था, उतना नहीं हुआ, उनका डील नहीं हुई होगी, तो वेट कर रहे थे अच्छी ज़मीन के लिए खरीदेंगे। और फिर जब बाद में चला कि ये तो भाई ऐसे करके इतना पैसा इसमें निकल गया, और वो ऑलरेडी ज़मीन खरीद चुकी थी उसमें से, तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उन लोगों ने मुझे मतलब जितने थैंक्स कह सकते थे वो तो उन्होंने कहा। हमें भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम रिकवरी हो गई, बिकॉज वो पैसे किसी और के थे, इनके भी नहीं थे, वो किसी ने रखने के लिए दिया था कि ये पैसे जैसे रिश्तेदारों में होता है कि आप वो यहाँ रहते नहीं थे तो उनका कोई पैसा आना था और वो फिर बाद में उसको ले जाना था उनको। अब देखिए ना, इसमें ये तो मैं भूल गई बताना, इसमें फिर इस लड़की ने इतनी चालाक थी, इसने क्या किया, पुलिस में जब रिपोर्ट की गई तो इसने पुलिस जाके बोला मेरा अफेयर था लड़के के साथ, मतलब उस घर के जो बच्चा था उसको बड़ा बेटा, कि मेरा उसके साथ अफेयर था, उसने मुझे पैसा दिया है। अच्छा, तो मतलब आप सोचिए कितना क्रूकेड दिमाग है, मतलब कहाँ से कहाँ आपने चोरी तो की कि साथ में बदनाम करने की भी कोशिश की। तो है, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन यही है कि इस तरह के सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, आपका जो काम है आपके थ्रू लोगों की मदद हो रही काम किया हमारे। अच्छा, चूँकि हमारी जो बातचीत है ये पूरी की पूरी है रिश्तों के आसपास जी, और हमने बात की कि कैसे बेटी ने बाप पे जासूसी कराई, पत्नी ने पति पे कराई, या पति ने पत्नी की कराई। क्या ऐसा कोई केस भी आपको याद आ रहा है जिसमें कि बहू ने सास की या सास ने बहू, क्योंकि काफ़ी करीबी रिश्ता है, उन्होंने वहाँ पे जासूसी कराई हो? बिल्कुल, एक हम लोगों ने किया था केस, वो कलकत्ता की फैमिली थी और हमारे पास लड़का आता है ये चेक कराने के लिए कि मेरी वाइफ को डाउट है कि कुछ तो चल रहा है, जादू टोना कुछ चल रहा है जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको लगता है कि कभी उसके बॉडी बहुत ही लिथार्जिक हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि अपने आप में वो फील कर रही है कि कुछ तो चल रही है चीज़। पर जादू टोना वाला आपके पास क्यों आएगा? अब होता क्या है कि हमें तो इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कि क्यों ऐसा क्या है, कौन करवा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कौन है, क्या है, किसका क्या रीज़न हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे काफ़ी सारी डिटेल समझी पहले कि क्या लगता है, क्या उनको लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है। तो ये बातों बातों में हमें ये समझ में आया कि मतलब लड़के की वाइफ का और उसकी मदर का, मतलब मदर इन लॉ का, इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ओके। और मदर इन लॉ थोड़ी सी, चूँकि वो विडो थी तो वो चाहती थी कि मैं अपने बेटे को कंट्रोल में रखूं। शादी के बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है मदर्स के और सन के बीच में और डॉटर इन लॉ के बीच में, तो खींचतान होती है। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि उसकी जो लड़की की मदर है वो किसी तांत्रिक को विज़िट करती है और वो तांत्रिक को विज़िट करती है। अब हम लोगों ने तो निकाल कर दिया कि ये तांत्रिक को विज़िट तो कर रही हैं, तो क्लाइंट का ये था रिक्वायरमेंट कि अब आप ये पता करो कि क्यों वो विज़िट कर रही हैं, क्या ऐसा क्या करवाना चाहती हैं। बिकॉज हो सकता है कि उनका इंटेंशन कोई मेलाफाइड भी हो। तो हम लोगों ने फिर उस तांत्रिक को आइडेंटिफाई किया, तांत्रिक कहाँ रहता है,
आप विश्वास नहीं करोगे, तांत्रिक के पास हम लोग, हमारी टीम गई, तांत्रिक से हमने 2-4 उससे वो काम करवाने के लिए उसको लालच दिया, कहा कि हमारा ये काम करवाना है, किसी के गर्लफ्रेंड के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ करवाना है, आप क्या कर सकते हो। तांत्रिक और ये सारी चीज़ें बंगाल में तांत्रिक का बहुत ज़्यादा, तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा वो चलता है। तो उसने पहले तो पूछा कि क्यों, आपको कैसे पता चला, तो हम लोगों ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे हमें कहीं से रेफरेंस मिला था आपका, आप बहुत अच्छे हो, ये हो, उसके बारे में उसको खूब हम लोगों ने चढ़ाया। उसके बाद फिर उससे धीरे धीरे करके थोड़ी फ्रेंडली हुए। फ्रेंडली होने के बाद हम लोगों ने उससे बातों बातों में निकलवाई वो इन्फॉर्मेशन कि वो लेडी वहाँ से आती है, वो क्या करवाना चाहती है, हमें वैसा ही कुछ करवाना है। हमें पता चला है कि वो ऐसे ऐसे कुछ करवाती हैं, तो वैसा ही कुछ करवाना है। देन उसने सारी चीज़ें रिवील की कि नहीं, वो तो अपने बेटे को बस में करना चाहती है। तो हाँ, वही तो हमें चाहिए। हमने कहा वैसे ही तो हमें भी चाहिए, हमें भी अपनी गर्लफ्रेंड को करवाना है अपने बस में। तो अच्छा ऐसा है, फिर तो इतना पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो पता चला कि अपने बेटे को बस में करना चाहती है, उसकी बहू उसको बहुत पसंद नहीं है, बहू को बेटे को अलग करना चाहती है। तो इस वजह से वो चाहती है कि मैं अपने बेटे को के ऊपर कंट्रोल रखूं, और मेरा बेटा कंट्रोल में रहेगा तो मेरी बहू कंट्रोल में रहेगी, मेरे हिसाब से चलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें उसको, फिर हम लोगों ने वो सारी डिटेल्स, वो सारी रिकॉर्डिंग करके हम लोगों ने अपने गैजेट से क्लाइंट को दिया। क्लाइंट बहुत खुश हुआ। ये चीज़ देखिए ना, रिश्तों में वही है कि कहीं भी भरोसा नहीं है। राइट। और चूंकि ये बड़ा हैरान है कि आपने कहा कि तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी लोग अभी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपके कंट्रोल में। तंत्र मंत्र का जिक्र करते हैं तो हम आम आदमी की बात क्या करें। मुंबई में ये इतना बड़ा केस जो रहा सुशांत सिंह राजपूत वाला, बाद में कितना आया, उनकी बहन ने भी कहा कि कहीं कुछ तो था, एबनॉर्मल था, जादू टोने की बात आई कि इस केस में जादू टोना भी इन्वॉल्व था और ये सब था। तो आपने भी सुना होगा, क्या इस तरह का कोई केस कभी आप इन्वॉल्व रहे, या आपको लगता है, मैं पर्टिकुलर अगर इसी केस की बात करूं सुशांत सिंह राजपूत की, तो आपने तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व तो किया है, बेशक आप डायरेक्ट इसमें रहे या नहीं इसका हिस्सा। तो इस केस सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में वाकई कोई तंत्र मंत्र जैसी चीज़ थी, या कुछ तो षड्यंत्र था? देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में जो हमारा अपना ऑब्जर्वेशन था एज अ डिटेक्टिव, एज अ इन्वेस्टिगेटर, उसको कुछ तो चीज़ें दी गई थी। जैसे उसको पहले ड्रग्स देकर उसको हैबिचुअल बनाया गया था, और बेसिकली इसके पीछे जो वो सारा पर्पस काम कर रहा था वो था, एक तो पैसा एक्सटॉर्ट करना, उससे पैसा सारा ख़त्म करना। एंड आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक टाइम में, अगर अभी वो होता तो उसका जो स्टेचर है ना, वो कुछ और होता। वो एक उभरता हुआ सितारा था। और आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म कितनी चलती है, और वो उस नेपोटिज्म का शिकार हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो दिख रहा है वो नेचुरली, वो एक्चुअली जैसा दिख रहा है, जो बताया गया वो ऐसा है नहीं। उसके पीछे बहुत सारी राज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जिसको अभी भी अगर गवर्नमेंट एजेंसी चाहे तो एक्सपोज कर सकती है। थोड़ा डिटेल में कुछ बता सकते हैं आप? बहुत कुछ है इसके पीछे। इस पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि क्या कहते हैं, कुर्सियां हिल जाएंगी लोगों की, मिनिस्टरों की, नेताओं की। हम तो चाहते हैं कि कुछ आप जो आपको पता हो वो कुछ बताएं। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था। अगर वो एक्सपोज किया जाए तो बहुत बड़ा वो केस बन सकता है। आपने इंटरेस्ट जगा दिया हमारा। हम चाहते हैं कि आप कुछ तो बताएं, तभी तो, वरना तो ये तो हमारे इन्वेस्टिगेशन स्किल जो है वो इतनी आसानी से, ऐसा बंदा वो नहीं था जैसा दिखाया गया, जो बताया गया सोसाइटी में, वो ऐसा नहीं था। उसको वैसा बनाया गया। और बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, इवन मीडिया ने भी दिखाया कि कभी उसके पैर हाथ सलामत नहीं थे, उस पर कोई अटैक हुआ था, बहुत कुछ था इसमें जो इन्वेस्टिगेशन इस पे किया जा सकता था। बहुत जल्दी उसका पोस्टमार्टम करवा देना, बहुत जल्दी उसका सब कुछ करवाना, वो अपने आप में एक क्वेश्चनेबल है, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों इतनी जल्दी थी। तो उसके पीछे बहुत और ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिसके
चलिए आप पूरी मुझे सत्ता ही लगता है हिल सकती है। कि आप इसमें से ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो कोई और केस आपको ऐसा ध्यान आ रहा हो जिसमें कि लगता हो कि जैसे इस तरह का सुशांत सिंह राजपूत टाइप का ऐसा कोई और मामला आपको सामने आ रहा है, या फिर ऐसा हो कि जैसे अभी तक हमने बात की है रिश्तों की, ज़्यादातर ऐसे कि जहाँ पे धोखा दे रहे हैं, किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऐसी कोई चीज़ आपको ध्यान आ रही है जिसमें कोई ऐसा मर्डर जैसी चीज़ हो जिसमें कि ना पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और ऐसा कि पूरा ऐसा बनाया गया है कि पकड़ में भी ना आए, कुछ इस तरह का योजना या कुछ ऐसे बनाई गई हो? एक हम लोगों ने केस किया था, उस पर क्या था कि एक फैमिली ने अपने बच्चे की शादी की। बच्चा जो था वो नॉर्मल नहीं था। तो उन्होंने पेपर में, अखबार में ऐड दिया था कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमें लड़की नॉर्मल चाहिए, सो दैट कि उसको देख रेख कर सके, और उसके और पैसे वाले लोग थे। फैमिली फ्रॉम फादर वाज अ वेरी गुड डिफेंस रिटायर्ड पर्सन। तो उनके यहाँ उस बच्चे की शादी हो गई। एक लड़की आती है, शादी हो जाती है। हमारे पास उसके फादर इन लॉ आए, मतलब लड़के का फादर आया आफ्टर मैरिज, कि ऐसे ऐसे कुछ हमें डाउट लग रहा है अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर। तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टिगेशन में जब चीज़ें निकल कर आईं, आपको विश्वास नहीं होगा कि उस लेडी की प्लानिंग ये थी कि हम इस पर्सन को, जो उसका हस्बैंड है, उसको मार देंगे, और अपने ड्राइवर के साथ उसका रिश्ते चल रहे थे, और ड्राइवर को यूज़ कर रही थी वो, चूँकि वो प्रॉपर्टी उनके पास बहुत था, तो सारा प्रॉपर्टी हम उनसे करवा, क्योंकि बेटे के ऊपर सारा आ गया था, तो इनकी प्लानिंग चल रही थी। ये प्लानिंग जो है ना, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। तो इनका एक ही बेटा था? एक ही बेटा था। वो प्लानिंग जब रिकॉर्ड हुई, और वो उसको ड्राइवर को फंसाकर अपने प्रेम जाल में कि ऐसे ऐसे मैं, लेकिन वो एक मोहरा था, यूज़ कर रही थी, वो एक मोहरा था कि उसके बाद फिर इसको साइड कर देंगे पैसे वैसे देकर, और मैं फिर एंजॉय करूँगी। जब उसकी वो सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की, हमने उसके ये सब चीज़ें एक्सपोज हुई, तो उसकी गाड़ी में हम लोगों ने ऑडियो और वीडियो बग लगा दिया। उससे उनकी सारी प्लानिंग जो चल रही थी वो सारा एक्सपोज हुआ। तो जब वो हमने उनको दिया, अपने क्लाइंट को, जो रिटायर्ड आर्मी अफसर थे, तो ही वाज सो शॉक्ड टू सी दैट कि अच्छा, मतलब हमने तो सोचा था बच्चे का ध्यान रखिएगी, ये तो बच्चे के मारने के चक्कर में थी। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, लोग करते हैं। उनकी क्या प्लानिंग थी कि वो ड्राइवर जो उसको मर्डर कर देगा, ऐसे कुछ? उनका था कि लड़के को कुछ खिलाकर हम लोग मार देंगे। वेरी सैड। तो इस तरह से भी चीज़ें हुई। वो तो शुक्र था कि पहले एक्सपोज हो गई चीज़ें, फिर उन लोगों ने उसको। अच्छी बात है, जैसा बता ना कि शक हुआ, कहीं कुछ लगा होगा, कई बार तो पता ही नहीं चलती, चीज़ें आपके हाथ से नहीं निकल जाती हैं, तब जाकर के आपको पता चलता है। तो देखिए ना, इस तरह के केसेस आप बता रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हमने अभी बात की, इवन थोड़ी सी हम बात करेंगे राजनीति के बारे में, लेकिन उससे पहले कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आरुषि कांड हो गया, या फिर ये अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर निठारी केस हो गया, उस तरह के जो बहुत चर्चा में रहे हों, उस तरह का कोई केस जो आपके पास आया हो? हमारे पास नोएडा में बहुत ही पॉपुलर एक केस था, जिसका आप अभी नाम ले रहे हो, आरुषि वाला। तो उसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस कर रही थी, तो हमारे पास एक कॉल आता है, और कॉल करने वाला अपने आप को पहले आइडेंटिफाई नहीं करवाता है, कहता है कि हमें कुछ काम करवाना है आपसे, और कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है। तो हम लोगों ने, मैंने, बल्कि वो मेरे पास कॉल आया था, तो मैं उससे बात करने लगा कि किस तरह का काम है, क्या काम है, बिकॉज पहले हमें ये पता चले कि देन ही टोल्ड अस कि ऐसे ऐसे आपने सुना होगा आजकल वो केस चल रहा है ज़्यादा, आरुषि वाला। तो मैंने उनसे जानना चाहा कि आप कौन हो, क्या हो करवाने में। तो ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ रिलेटिव ऑफ हर। तो हम लोगों ने, मैंने पूछा बल्कि कि क्या है, क्या जानना चाहते हैं। तो हमें बेसिकली सच्चाई जाननी है। तो हमारे पास पूरी एक टीम है, जो एक CBI पर्सन हैं, कुछ ऐसे फॉरेंसिक की टीम है जो हमारे साथ हैं,
जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टिगेशन अगर कभी हो तो हम लोग कर देते हैं, तो उनकी सबकी मदद तो मैंने सबसे डिस्कस किया। मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास तो बहुत बड़ी टीम है, हम लोग कर सकते हैं इस केस को। फिर मैंने अपने जो सीनियर थे, सीबीआई के एक्स डायरेक्टर रहे थे वो, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो कहने लगे ठीक है संजय, अगर आप कहते हो तो हम कर सकते हैं, आपके पास काम आता है, आप ले लो। तो मैंने फिर उनको बताया कि ठीक है सर, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं पहले ये बता दूं, हम इसका जो भी निकल कर आएगा वो बिल्कुल हम अनबायस देंगे आपको। मतलब आप ये मत कल को कहना कि नहीं ये रिपोर्ट आ रही है तो ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके मोड़ दो, या ये कह दो। हम ये नहीं करेंगे, जो है सच्चाई वो निकाल कर दे देंगे। जो दूध का दूध और पानी का पानी कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में, हम वो निकाल कर करके आपको देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कैसे करोगे? मैंने कहा वो हमारा अपना काम है। फिर उन्होंने कहा कि वो तो अंदर है राजेश तलवार, तो उससे कैसे मिलोगे? हमने कहा अपने तरीके से मिल लेंगे, बिकॉज हमें समझना पड़ेगा, सारी डिटेल्स को समझना पड़ेगा। देन उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप टाइम ले लो, आप बताओगे, जब भी बताओगे हम काम करने को तैयार हैं। उसके बाद फिर उनका कॉल नहीं आया। क्यों नहीं आया कॉल? जो मुझे समझ में आ रहा था, मैं फ्रैंकली बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जो मुझे समझ में आया वो ऐसा चाह रहे थे, चूँकि उस समय राजेश तलवार अंदर थे, उनको वो बाहर लाना चाह रहे होंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो चाह रहे होंगे उनके फेवर में चली जाए, सो दैट कि उनको बेल मिल जाए। ओके। और उनको लगा नहीं कि ऐसा कुछ, उनको लगा कि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, उल्टा और हमें रिपोर्ट इनके सपोर्ट में उसमें मिल जाए तो अंदर ही रह जाएंगे। तो बाद में फिर आपने देखा ही कि वो सीबीआई आई, सीबीआई ने भी काम किया, कोर्ट में मैटर गई, तो दोषी साबित हुए, लेकिन फिर वही वक्त इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सबूत नहीं है पूरे। तो सबूत अब ऐसे मामले कैसे हो जाते हैं जिसमें कि सबूत नहीं है? इस तरह का कोई, मतलब अगर हम आपसे जानना है कि क्या वजह होती है जहाँ सबूत? देखिए, सबूत अगर प्राइम ऑफ से कभी भी पुलिस इन्वॉल्व होती है, या सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ जाता है, उसको वहाँ पे सारे सबूत मिल जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा, सबूत वहाँ नहीं मिलते हैं जहाँ पे सबूत को मिटा दिया जाता है, सबूत को साफ किया जाता है। आप किसी भी बड़े केस में देख लो, जहाँ पे नहीं कुछ मिला तो उसमें पहले ही सबूत के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसको मिटा दिया गया है। इवन कि हमारे पास मीडिया की रिपोर्ट थी, जब हम लोग, चूँकि उस समय जब आरुषि केस हुआ, तो मैं मीडिया के लोगों के साथ बात करता रहता था, ऐसे हमारे फ्रेंड हैं, तो मैं कई लोगों से पूछा कि क्या लगता है, बिकॉज जानने में तो क्यूरियोसिटी, तो चूँकि हम इस फील्ड में मैं हूँ, तो हमें तो ये रहता है क्यूरियोसिटी कि क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, कौन इन्वॉल्व हो सकता है। और फिर हमारे पास लोगों के कॉल्स भी रहते थे, लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर बना हुआ था कि इस तरह से कैसे हम ट्रस्ट करें अपने हस्बैंड के ऊपर, औरतें फ़ोन कर रही हैं, कैसे हम ट्रस्ट करें अपने हस्बैंड के ऊपर अगर ऐसा कुछ है तो हमें भी जानने की क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने पूछा मीडिया के दोस्तों से कि क्या लगता है, आप लोग गए वहाँ पे प्राइम ऑफिस से, तो कहने लगे देखो हम तो फिर भी लेमैन हैं, हमें तो कुछ नहीं पता इन्वेस्टिगेशन का, हम कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करने वहाँ चले गए, वहाँ देख के ही समझ में आ रहा था कि किसका हो सकता है काम। जिस हिसाब से वहाँ पे सबूत दिख रहे थे, एक बिना इन्वेस्टिगेशन का आई जाने हुए बंदा भी बोल दे कि ये कौन हो सकता है। तो कई सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती हैं जिसमें जानबूझकर वो मिटाया जाता है। ओके। देखिए क्या है ना कि जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कई बार थोड़ी तकलीफ भी होती है कि समाज का ऐसा चेहरा देखने को मिलता है जो हमने सोचा नहीं होता, लेकिन फिर ये सुकून भी होता है कि चलिए आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ सच सामने आता है। तो चूँकि बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई, लेकिन अगर हम फ्रॉड की बात करें, क्योंकि वो भी फिर चाहे वो डिजिटल फ्रॉड अरेस्ट की जो हमने थोड़ी सी जिक्र किया था, उस तरह का फ्रॉड हो, उस तरह का प्रॉब्लम हो, या फिर एक्चुअल में जो फ्रॉड करके किसी से पैसा वैसा वसूल करना होता है वो हो, तो कोई एक ऐसा केस आप हमें बताइए जिसमें कि मोटा पैसा इन्वॉल्व हो, और फिर कैसे आपने उसे सॉल्व किया ये भी ज़रूर बताएं। एक हम लोगों ने केस सॉल्व किया, उस पर 250 करोड़ रुपए इन्वॉल्व था। 250 करोड़? 250 करोड़। और वो पैसा एक्चुअली जो कैसे लिया गया था
मैं आपको बताता हूँ उसमें किस तरह से बिजनेस के बिहाफ पे लिया गया था। कोई सप्लायर बनकर किसी को सप्लाई करना चाह रहा था, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी को। फार्मास्यूटिकल कंपनी बाहर की थी, अमेरिकन कंपनी थी। एंड जब उसको स्टार्टिंग में सैंपल दिया गया तो उसको सही सैंपल दिया गया जैसा होना चाहिए था। उन लोगों ने उसको अप्रूव किया और उन लोगों ने वहाँ से पैसा बिना ये वेरीफाई किए कि ये पर्सन कौन है, क्या है, उनको लगा कि ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन। और वो डील हुई दुबई में। पर्सन जो था, जो जिसने फ्रॉड किया, वो इंडिया का था। अब उसने दुबई में डील की, अमेरिकन क्लाइंट था, उसने पैसे भेजे एडवांस के 250 करोड़। और उसके बाद ये बंदा, जो इंडियन बंदा था, जो कंपनी रन कर रहा था, वो गायब हो गया वहाँ से। उसके मेल वेल सब बंद हो गए, कुछ भी नहीं था जी। अब वो जो अमेरिकन कंपनी के ओनर्स थे, वो ही अप्रोच टू समवन हु इज़ नोन टू मी, लाइक मेरी जानकारी थी उनके साथ, और मिनिस्टर लेवल के पर्सन थे। तो उनसे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ है हमारे साथ, इंडियन बंदा है, उसका पासपोर्ट का नंबर, बिकॉज वो इनिशियली तो उन्होंने मांगा था पासपोर्ट नंबर वगैरह, कोई डिटेल्स थी कंपनी की, तो वही है हमारे पास, और ये बंदा गायब है इतने पैसे लेकर। उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि संजय ऐसी ऐसी बात है, आप देख लो इसमें क्या हम कर सकते हैं। हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया उसके ऊपर। आप विश्वास नहीं करोगे प्रियंका जी, वो पर्सन चौल का रहने वाला, मुंबई के एक चौल में घर था उसका, और जिसने कभी, मुझे लगता नहीं है कि 5 से 10 लाख रुपए उसने देखे होंगे एक बार में। क्योंकि उसका जब हम लोगों ने प्रोफाइलिंग करना स्टार्ट किया, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालनी स्टार्ट की, तो उसमें ये निकल कर आया कि वो बंदा चौल में रहने वाला, वो आंध्र प्रदेश का चौल में रहता था। और चौल में रहते रहते उसने एक इवेंट कंपनी में काम किया। इवेंट कंपनी के थ्रू वो काम करके कुछ पैसे आए, तो वो उसको कहीं से कोई लिंक मिला होगा, तो वो चला गया दुबई। दुबई में 1 महीने रहा, एक इंडिया में कंपनी खोली, और उस कंपनी के थ्रू उसने पैसे वहाँ से ले लिए। और वो पर्सन को जब पैसे मिले, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो एक तरह से पागल हुआ पड़ा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पैसा खर्च करें, और वो धीरे धीरे करके पैसे ला रहा था। उसने मुंबई में लग्जूरियस अपार्टमेंट में फ्लैट ले रखे थे 2-2। खुद नहीं रहता था, खुद रहता था चौल में ही। तो उसको रेंट पे लगा रखा था। उसने वहाँ उसको रेंट पे लगाया हुआ था। तो खुद तो चौल में रहता, को शक ना हो। और चौल में अपने आप को हाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि आप वहाँ पे कोई एग्जैक्ट एड्रेस नहीं होता, कहीं बाहर से कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई किसी से मिलने भी कोई सर्च करते, जैसे हमारी टीम सर्च करने जा रही, तो कई लोगों को पता चल जाता है कि ये कुछ किसी को पूछ रहे हैं। रादर हमारा अपना तरीका होता है, हम किसी को डायरेक्ट नाम से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल रहा है कि ये किसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो चौल ऐसी जगह है जहाँ पे हाइड आउट का बहुत अच्छा तरीका है। आप हाइड आउट कर सकते हो। कोई भी आपने देखा होगा, कई बार दिखाई जाती है फिल्मों में, या फिर कई बार पुलिस भी पकड़ के लाती है, तो कई लोगों को ऐसी स्लम से उठा के लाती है। तो आप ये वाले केस में आपके पास कैसे आया ये मामला, किसने आपको अप्रोच किया? ये हमारे जानकार थे मिनिस्टर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये काम अगर आप कर सकते हो तो इनका मदद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने निकाल कर दिया सब सारी चीज़ें। फिर उसको उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस कंप्लेन करके उसको उठवाया, फिर उनको उस लड़के को बिठवाया। उनका प्रोसेस चल रहा है अभी। मुझे लगता है इतने सारे किस्से हैं आपके पास कि अगर हम ये बातचीत करते रहे तो घंटों चलती रहेगी। लेकिन ये बताइए कि हमने देश की बात की, क्या विदेश के लोग भी कुछ ऐसे केस रहे हैं जिसमें विदेशी लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं और आपने उनके केस सॉल्व करके दिया है? हम लोगों ने, एक टाइम था हमारे पास कि हमारे पास देश से कम विदेश से काम ज़्यादा आते थे। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2000 से 2015 के बीच का टाइम। तो एक ऐसा टेन्योर था, बिकॉज़ इस फील्ड में अगर मैं कहूँ तो इस फील्ड में मैं 25 से 30 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था। और उस समय गूगल पे ना
2 या 3 कंपनियां थी जो गूगल पे लिस्टेड थी और गूगल को लोग जानते नहीं थे। आप अगर वे बैक जाए ना 97 98 में, तो गूगल के बारे में किसी को नहीं पता था। वेबसाइट के बारे में किसी को नहीं पता था, लोगों को ईमेल के बारे में किसी को नहीं पता था। बहुत बहुत लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड लोगों को पता था। तो उस समय गूगल पे एक तरह से मैं राज करता था। अच्छा, क्या बात है। तो जितने भी केसेस होते थे ना, आप को क्या बताऊं, मेरे पास फ़ोन, एक फ़ोन रखता था, दूसरा फ़ोन पीछे से कॉल वेटिंग में रहता था और सारे फ़ोन बाहर के रहते थे। क्योंकि बाहर हमारे पास चूँकि पोटेंशियल बहुत है ना, इन्वेस्टिगेशन का बहुत पोटेंशियल है बाहर विदेशों में, तो बहुत सारे काम करवाती हैं वो। इंडिया में केस बताइए आप जो जिसमें कोई ऐसा इन्वॉल्व रहा। तो उसमें क्या था कि एक हम लोगों ने केस किया, एक 2 ब्रदर थे, फॉरेनर थे, मुस्लिम कंट्री से, गल्फ कंट्री से आए हुए थे। जनवरी का महीना था, 1 या 2 जनवरी का बात है, 2015 की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे पास कॉल किया, आ गए हमारे ऑफिस में कि हमें कोई हमारी सिस्टर भागी हुई, उसके बारे में पता करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे भागी, क्या सारी डिटेल्स मांगी, क्या हुआ कैसे। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने उसको दुबई तक, तो हमें पता है कि दुबई आई है, दुबई के बाद वो मुंबई का फ़्लाइट ली है, समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास इनपुट है। और वो दोनों फॉरेनर, मतलब आप मुस्लिम थे, गल्फ से थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं आती थी। एक एंटरप्रेनर साथ में लेकर आए थे जो इंग्लिश हमें बता रहा था उनसे बात कर करके अरबी में। तो मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं। फिर डिटेल्स उनसे ली कि क्या क्या है उनके पास डिटेल। उन्होंने कोई एक एड्रेस दिया था किसी पर्सन का कि उसके साथ वो कोई बिजनेस टर्म्स के लिए बात करती थी और आई थी, कभी वो मिली थी, फैज़ाबाद का वो लड़का था। तो एड्रेस तो उनके पास ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा एड्रेस उन्होंने बताया कि कोई उसकी अपनी दुकान है घंटाघर में, फैज़ाबाद में, समथिंग ऐसा कुछ बताया था। हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उनके दिए हुए लीड्स पे काम करना स्टार्ट किया। तो पता चला कि वो लड़का, इसकी बहन के साथ इन्वॉल्वमेंट है। ओके। और जब वो उधर से आई है तो वहाँ पे वो पहले लखनऊ में रखा है उस लड़की को, उसके बाद लखनऊ से फिर उसने वो ट्रैवल करके बॉम्बे कहीं गई है और बॉम्बे में कहीं किसी उस पे रह रही है। तो हम लोगों ने ये जो केस एक्सपोज किया उसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी दुकान पे, जो उसके शोरूम था, उसके अंदर अपने बंदों को प्लांट किया, उनके अंदर जाकर वो एज अ वर्कर काम करने लगे। वहाँ से पता चला कि ये किसी लड़की से बात करता है, वो फ़ोन पे बात करता था और वो लड़का मैरिड था। और उसने उस लड़की को, बाद में जब हम लोगों ने एक्सपोज किया, जब सारी चीज़ें पता चली, तो पता चला कि उसने बताया नहीं था उस लड़की को कि वो मैरिड है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि ये जो टेन्योर था ना, वो ऐसा टेन्योर था, जब 2015 का, जब आपको याद होगा, अगर आप याद करोगे तो 26 जनवरी का टाइम था और बराक ओबामा हमारे चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी के पैरेड में। ISIS का बहुत ज़्यादा आतंक था। ISIS सीरिया में बहुत ज़्यादा उसने अपना वो किया हुआ था। अब क्या था कि हमारे सिक्योरिटी पे भी थ्रेट रहता था कि ISIS कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में भी आके, और चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति आकर 26 जनवरी के पैरेड को होस्ट करे, तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने में। तो जब वो हमारे पास केस आया तो एक बार ये भी हमारे जहन में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ISIS की कोई लेडी ब्रिगेड हो, आकर यहाँ पे कुछ ऐसा हलचल कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हम लोगों ने जब काम करना स्टार्ट किया, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी हम लोगों ने चेक की, जो दोनों भाई आए थे। तो जो पता चला कि नहीं, ये लोग हैं तो फैमिली वाले और अच्छे लोग हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको जब पकड़ा तो पुणे से उसको हम लोगों ने पकड़ा। लेडी भी ऐसी थी, वो उसको, उसके फादर शेख थे और शेख भी वो इस लेवल के थे कि वो, मैं आपको नाम तो नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही बड़े पर्सनालिटी के वो बहनोई थे वो। तो एक बार तो उनको हमने जब कहा कि टाइम लगेगा, तो शेख साहब ने कहा कि
नहीं नहीं, आप कहोगे अगर आपसे नहीं होगा तो हम राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति के साथ डायरेक्ट वो है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फैमिली मैटर है। अगर ये फैमिली मैटर नहीं होता तो मैं तो आपकी कंट्री के राष्ट्रपति के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो इस लेवल के पर्सन थे वो। तो खैर हम लोगों ने जब उनको रिकवर करके उनकी डॉटर को दिया तो ही वॉज सो हैप्पी। तो मेरे डॉटर को रिकवर करके दिया, लड़की मान गई कि लड़की नहीं मानी। लड़की तो हम लोगों ने जब उसको पकड़ा तो वो भी उसके पीछे भी बहुत बड़ा हम लोगों ने मतलब पूरा प्लान किया। वो लड़की यहाँ पे उसका वीज़ा का टेन्योर ख़त्म हो गया था। वीज़ा का टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी रह रही थी यहाँ पे। तो उसको हम लोगों ने कॉल करवाया वीज़ा कंसल्टेंट के रूप में उसके, और उसको बुलवाया कि यहाँ पे आके आप मिलो ताकि आपका ये वीज़ा जो एक्सपायर हो गया ना, और अपने आप को हम लोगों ने बताया कि हम FRRO से बोल रहे हैं, ताकि वो आए, बिकॉज वो आना नहीं चाह रही थी। वो मिलती नहीं किसी को, और वो वापस जाना नहीं चाह रही थी। उसको तो पता ही नहीं था, बिकॉज जब वो उसकी रिकवरी हुई तो उस समय शेख खुद आए हुए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने उनके सामने उनको बुलाया, फिर उन्होंने मिल के उसको समझाया, और उसको मैकडोनल्ड में बुलाकर चारों तरफ से घेर कर हम लोगों ने उसको ऐसा क्रिएट किया कि लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो, क्योंकि लोग वो पैनिक ना हो जाए कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत ही तरीके से हम लोगों ने प्लान करके उसको रिकवरी करवाई। और लड़की मानी नहीं। बाद में फिर फादर ने उसको समझाया, तब जाकर वो यहाँ से वापस गई। फिर उसको बताया कि देखो तुम जिस लड़के के लिए भागी हो ना, वो लड़का मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, तो तुम्हारा कोई लाइफ नहीं है यहाँ पे। तब जाकर वो लड़की फिर यहाँ से वापस गई। देखिए सारी बातचीत करके तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही फ्रॉड है। किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। चलिए, मुझे लगता है कि बातचीत तो हमारी ऐसे जा रही है कि घंटों बात कर सकते हैं, इतने सारे केस हैं आपके, लेकिन वक्त का तकाजा है जी। तो अभी फ़िलहाल के लिए बातचीत को विराम देते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसलिए अच्छा लगा कि जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो रिश्तों से भरोसा उठ रहा है, और उसमें आप जैसे लोग हैं जो मदद करते हैं कि जो मन में एक शक है, वो शक जो है क्यों है, तो उसका एक सबूत आप पेश करते हैं, ताकि कहते हैं ना कि सच कड़वाई हो लेकिन पता चल जाए तो बेहतर है। बिल्कुल जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए और ये वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।